हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी 6th ऑनलाइन क्लास है साइंस की और हम पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ द सेकेंड चैप्टर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवाणु। इस चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फिर उनके टाइप्स पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं, क्या कंडीशंस हैं उनके ग्रोथ के लिए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। हमने इसमें पहला पॉइंट पढ़ा था इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जिसमें हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट इसमें हमने पढ़ा था क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में। अब हम इसमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें कि मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है, यानी कि दूध जो है वो दही में परिवर्तित होता है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिनमें कि लैक्टोबैसिलस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेन है। ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो ईस्ट जो होता है वो चावल के आटे पे एक्ट करता है और उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, जिससे कि हम इडली और डोसा बनाते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो होता है वो किसी भी चीज़ का, सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है। हम किसी भी सब्सटेंस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करते हैं उस पर, और उसको क्या करते हैं, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। और इस प्रोसेस में यूजुअली कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल या कोई एसिड प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में किण्वन कहते हैं। तो अल्कोहल की बात करें अगर, तो अल्कोहल इज मेड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर यूजिंग ईस्ट। चीनी में या शर्करा में ईस्ट का एक्शन होता है और फिर क्या होता है, जब वो उसका फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल बनता है। ईस्ट का इस्तेमाल जो है शुगर को मतलब उस शुगर पे एक्ट करता है, सड़ाने के लिए यूज होता है उसको, और फिर ग्रेप्स पे यूज होता है ताकि उससे वाइन बन सके। शुगर इन राइस एंड बार्ली आर फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस बियर। शुगर के साथ अगर राइस और बार्ली को हम फर्मेंट करते हैं तो उसके साथ क्या, जो इस प्रोसेस में जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है, बियर। तो स्टार्टिंग बहुत टाइम से ही बड़े स्तर पर अल्कोहल, एसिटिक एसिड, बियर या फिर वाइन के प्रोडक्शन के लिए सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता रहा है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट इन फर्मेंटेशन, कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज फर्मेंटेशन। बात करें अगर ईस्ट की, तो ईस्ट को बेकरीज में यूज किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। जब आटे की लोई को हम गूंथ देते हैं और फिर उसमें ईस्ट को ऐड करते हैं, तो ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो आटा है वो फूल जाता है। जो आटे का डो है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। और उससे फिर जब हम ब्रेड बनाते हैं तो वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ईस्ट का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ईस्ट जो है वो इस आटे पे काम करता है, एक्ट करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट का इस्तेमाल ढोकला बनाने के लिए भी किया जाता है, जिससे कि ढोकला कैसा बनता है, लाइट और फ्लफी। हमें पता है कि अगर हम इडली और डोसे की बात करें, तो इडली और डोसा जो है वो चावल और दाल के एक बहुत ही फाइन पेस्ट से बनता है। इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए रहने दिया जाता है, मतलब जब भी मिक्सचर तैयार करते हैं तो फिर कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसमें नेचुरल तरीके से फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन ऑकर्स नेचुरली ड्यू टू बैक्टीरिया इन द मिक्सचर। और जब नेचुरल तरीके से फिर फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद जब हम इडली या डोसा बनाते हैं तो वो कैसा बनता है, बहुत ही फ्लफी बनता है। तो ये पहला पॉइंट था फर्मेंटेशन का। अब दूसरा पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है रेटिंग ऑफ फाइबर्स।
रेटिंग को हम हिंदी में अपगलन भी कहते हैं। तो समझते हैं कि रेटिंग क्या है। लिनन आप सभी ने सुना होगा, एक तरीके का फाइबर होता है जो कि फ्लैक्स के प्लांट से बनता है। प्लांट का नाम होता है फ्लैक्स प्लांट, और जिसका प्रोडक्ट है वो लिनन होता है। इसी तरीके से जो जूट के फाइबर्स होते हैं वो जूट के प्लांट से मिलते हैं। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स में करते क्या है कि प्लांट्स को एक बंडल में टाई कर देते हैं, बांध देते हैं सारे प्लांट्स को, और फिर उनको पानी में रख देते हैं। तो जब कुछ टाइम तक पानी में ही वो बंडल्स रखे रहते हैं तो फिर बैक्टीरिया जो है वो स्टेम में एंटर करता है, स्टेम में जाता है, और धीरे धीरे स्टेम के जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स जो होते हैं स्टेम के, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस वजह से जो उसके आसपास के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही लूज हो जाते हैं। ये क्या है, इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं या फिर अपगलन कहते हैं। और फिर ये जो फाइबर्स इस तरीके से हमें मिलते हैं, इनका इस्तेमाल हम थ्रेड बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए करते हैं। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स या अपगलन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम प्लांट को बंडल में बांध के और पानी में रख देते हैं ताकि उन्हें नमी मिले। और फिर जब उन्हें नमी मिलती है तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसके जो भी स्टेम टिश्यूज हैं, स्टेम सेल्स हैं, उनको क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं कि स्टेम से फाइबर को अलग करते हैं, और फिर उसके बाद यही फाइबर्स हम थ्रेड के लिए, धागे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का कमर्शियल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवाणुओं का। थर्ड पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है प्रोडक्शन ऑफ लेदर, चमड़े का प्रोडक्शन। ट्रेडिशनली मतलब पारंपरिक तरीके से जो लेदर बनता है, लेदर मेकिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, माइक्रोब्स के या जीवाणुओं के एक्शन से ही लेदर को प्रोड्यूस करती हैं, चमड़े को प्रोड्यूस करती हैं। होता क्या है कि एनिमल स्किन से जब लेदर को प्रोड्यूस किया जाता है तो अगर बैक्टीरिया उन पे एक्ट करता है उनकी स्किन पे, तो इससे जो लेदर प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये बैक्टीरियाज का एक्शन ऑन लेदर, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द लेदर। अब हम पढ़ेंगे कि फूड इंडस्ट्री में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मेकिंग कर्ड और चीज, यानी कि दही का या चीज का बनना। तो अभी हमने पहले स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल पढ़ा कि दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कि लैक्टोबैसिलस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेन है। लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है कि ये मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है, जिसकी वजह से मिल्क जो है वो खट्टा हो जाता है, सार हो जाता है। लैक्टिक एसिड, मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम केसीन कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करता है, केसीन पे एक्ट करता है और फिर कर्ड बनाता है। चीज का बनना भी सिमिलर, ये सेम लगभग सेम ही मेथड है। बैक्टीरियाज जो है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में। मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, तो ये बैक्टीरियाज जो है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एन एंजाइम इज देन एडेड टू सेट द कर्ड, और फिर क्या करते हैं, उसमें एक एंजाइम डालते हैं ऊपर से जो कि उसको सेट करता है, कर्ड को सेट करता है। फिर उसके बाद से ये अब जो बनता है वो सेमी सॉलिड मेटल होता है, जिसको कि हम लिक्विड से सेपरेट कर लेते हैं। मतलब इसमें जो थोड़ा सा सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको अलग कर लेते हैं। और जो सेमी सॉलिड वाला पार्ट है वही क्या है, चीज़ है। आपको पता है कि दूध को फाड़ करके फिर क्या बनता है, पनीर बनता है। तो फ्रेश चीज़ अगर बन गई है तो उस बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करते हैं और फिर उसको एक बहुत ही अलग तरीके का स्मेल और फ्लेवर देते हैं। तो ये कर्ड और चीज़ के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, बैक्टीरियाज का रोल है। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ विनेगर, सिरका बनाना। तो ईस्ट सेल्स जो होते हैं, ईस्ट जो होता है वो शुगर को ब्रेक करता है। जैसे फ्रूट जो होते हैं उनमें शुगर्स पाया जाता है, तो ईस्ट उस शुगर पे एक्ट करता है और उसको अल्कोहल में चेंज करता है। बैक्टीरिया इस अल्कोहल पे एक्ट करते हैं और फिर उसको विनेगर में चेंज करते हैं। फिर से समझते हैं कि विनेगर कैसे बनता है।
तो फलों को जिस भी फल का हम सिरका बना रहे हैं, तो उस फल में ऑब्वियसली शुगर प्रेजेंट होता है। मान लें अगर कि शुगर केन का हम विनेगर बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, तो गन्ने में शुगर प्रेजेंट होता है, चीनी प्रेजेंट होती है, शर्करा, उस पे ईस्ट एक्ट करता है और उसको अल्कोहल में बदलता है। फिर बैक्टीरिया इस अल्कोहल पे एक्ट करता है और उसको क्या बनाता है, विनेगर बनाता है। अगर प्रोसेस जाने कि किस तरीके से गन्ने का सिरका बनता है, गन्ने का विनेगर अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में हम शुगर केन जूस को इकट्ठा करते हैं और उसको अच्छे से बांध करके, प्रॉपरली अच्छे से क्लोज करके उसको, और काफ़ी टाइम तक के लिए, लाइक 1 मंथ और 2 मंथ्स, उसको हम धूप में रख देते हैं, बहुत ही गर्म जगह। और गर्मी से क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मतलब टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल, इस टेम्परेचर पे रखते हैं कि वो फेवरेबल हो ग्रोथ के लिए उनके। उस टाइम पे बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं और फिर फाइनली क्या मिलता है, हमें विनेगर मिलता है। थर्ड पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फूड। तो बैक्टीरियाज जो हैं वो सोर्सेज, सॉरी एल्गी जो है अनलिमिटेड सोर्स है होलसम न्यूट्रिशियस फूड का। चाइना और जापान जैसे जगहों में सीवीड खाई जाती है। क्लोरेला, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये एक स्फेरिकल एल्गी होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही, मतलब इस पर स्टडी किया जा, और दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। क्लोरेला को खाया भी जाता है, स्पेशली ऑन स्पेस फ्लाइट्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सोर्स ऑफ फूड भी हैं। नेक्स्ट इज स्टेबलाइजर और थिकनर। एल्गी का यूज करते हैं हम अगर अगर बनाने के लिए। अगर अगर को इंग्लिश में हम वेजिटेरियन जेलेटिन कहते हैं। प्लस अगर हम आइसक्रीम में सोडियम के कंपाउंड्स डालते हैं जहाँ पे कि एल्गी एक्ट करें उस पर, तो वो उसको क्रिस्टल फ्री बनाता है। एल्गी का प्रोडक्शन भी जो है, एल्गी का खूब सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम फूड स्टेबलाइजर्स की तरीके से यूज करते हैं, या फिर सैलेड को ड्रेस करने में, सैलेड ड्रेसिंग्स, यानी कि सलाद को सलाद के थिकनर के रूप में भी यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन में क्या यूज होता है, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो खत्म कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। फंजाई एक एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है, जो जैसे कि मतलब फंजाई में जो अगर एग्जांपल ले तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि फंजाई से बनता है। और बैक्टीरिया की अगर बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये सारे जो हैं वो क्या हैं, एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकते हैं, और इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे बॉडी फंक्शंस को डिस्टर्ब किए बिना ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर सकता है। आज लगभग बहुत अलग अलग तरीके के बहुत ही सारे एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, जो कि छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो या प्रॉपर बड़े इन्फेक्शंस हो, उन सबको क्योर करने के लिए प्रेजेंट हैं। हर एक एंटीबायोटिक अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज पे काम करता है। एंटीबायोटिक ना सिर्फ एनिमल डिजीजेस बल्कि प्लांट डिजीज को भी क्योर करने में यूज किए जाते हैं। इनको हम खाने में मिला करके अगर कैटल को दें, तो मान लीजिए अगर किसी तरीके की बीमारी है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है कैटल में, तो वो भी खत्म हो जाता है। पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है 6th पॉइंट, दैट इज इम्यूनिटी एंड वैक्सीन्स। तो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारी कैपेबिलिटी होती है, जिसको कि हिंदी में हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी बताती है। यानी कि कोई भी अगर कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हम पे अटैक कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी की क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है कि हम उसके अगेंस्ट लड़ाई कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बताती है। इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसमें पहला टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है कि एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, कोई भी बाहर से ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करे,
जो कि किसी तरीके की बीमारी पैदा कर सकता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। फिर एंटीबॉडीज क्या होती हैं? तो हमारी जो बॉडी है ऐसे कंडीशन में जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो भी एंटीजन है उस पे ये अटैक करें और उसको डिस्ट्रॉय करें, उसको खत्म कर दें। एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर तरीके की एंटीबॉडी ही डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मीजल्स हुआ है तो उस पर जो टाइफॉइड के बैक्टीरियाज वाली जो एंटीबॉडीज हैं वो अटैक नहीं करेंगी। अगर बात इम्यूनिटी की करें तो कुछ बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल हो सकती है, दैट इज़ कि इट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अगला कि कुछ बीमारियां मान लीजिए ऐसी होती हैं कि वो हमें पहले एक बार अगर हो गई हैं तो फिर अगली बार वो हमें नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे पास उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, एक बार हमें चिकन पॉक्स हो गया और हम रिकवर हो जाते हैं तो जो इनकी एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। इसलिए फिर आगे कभी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इससे क्या करती हैं, हमें बचा लेती हैं, सेव कर लेती हैं। Immunity against a particular disease can also be induced in the body by introducing dead or weakened microbes of the disease. हम आर्टिफिशियल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं किसी बीमारी के अगेंस्ट। कैसे? कि हम बहुत ही माइल्ड तरीके, बहुत ही वीक माइक्रोब्स, मान लीजिए कोई किसी भी डिजीज़ के जो माइक्रोब्स हैं उनका बहुत ही वीक वाला जो माइक्रोब है उसको हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और इस तरीके का जो सब्सटेंस होता है इसको हम वैक्सीन कहते हैं या फिर हिंदी में टीका कहते हैं। तो जब ये माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करते हैं एज एंटीजन तो हमारी बॉडी जो है इनको पहचानती है और फिर इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, और इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस से ये पॉसिबल है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ हो जाती हैं तो ये पॉसिबल है कि अब अगली बार जब भी कोई ये डिज़ीज़ हमें अटैक करेगी, जैसे कि टेटनस, टाइफॉइड, पोलियो या हेपेटाइटिस बी, तो हमारे पास पहले से क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी वो बीमारी एक्ट करेगी तो हम सेफ रहेंगे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। वैक्सीन क्या हो सकता है? वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन हम समझ लिया। वैक्सीन क्या हो सकता है? वैक्सीन डेड माइक्रोब्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर कॉलेरा और टाइफाइड की जो वैक्सीन्स लगती हैं उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करवाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं। या फिर वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मतलब वो इतने वीक होते हैं कि वो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पोलियो या फिर मीजल्स। और हार्मलेस फॉर्म ऑफ टॉक्सिन, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस का एक हार्मलेस फॉर्म जो है वो भी हमारी बॉडी में एंटर करवाया जा सकता है, जैसे कि टेटनस की वैक्सीन्स। जितनी भी वैक्सीन्स होती हैं वो सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही मिलके बनती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गो थ्रू दिस एंड इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और नेक्स्ट टर्न पे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।